नमस्कार आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिमाचल सोंधी पर। आज हम लोग मथुरा आए हैं और हमारे भाई राहुल चौधरी जी से मिलने के लिए। राहुल चौधरी जी के एक बड़े भाई और हैं अमित चौधरी जी, जो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। वो आज है नहीं, वरना नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम लोग उनको भी लेकर आएंगे। उनके कोल्ड स्टोरेज है, वहां जाकर मिलने जरूर जाएंगे उनसे। आज राहुल भैया से हम लोग शराब के धंधे के बारे में समझते हैं, क्योंकि राहुल भैया को बहुत कोर नॉलेज है। पिछले 22-23 साल से वो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, तो इस धंधे की जो बेसिक्स है और इनसाइड स्टोरी है वो बहुत प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएगी भैया के द्वारा। भैया के बारे में पूरा बता देता हूँ। इनका एक होलसेल यहाँ पर है मथुरा के अंदर। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं भैया की और कुछ इनके रिश्तेदारों की दुकानें जो एज अ ग्रुप काम करते हैं। ऐसी कुछ दुकानें भैया की नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है और आगरा में भी है, भैया और भैया के कुछ रिश्तेदारों की। तो एज अ ग्रुप ये काम कर रहे हैं। उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, होलसेल का बिजनेस कैसे रन होता है, आज हम लोग भैया के द्वारा ही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भैया। तो कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम। हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि होलसेल का बिजनेस अगर कोई करना चाहे तो क्या ये धंधा कैसे रन होता है, कैसे ऑपरेट होता है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या एक्सपेंडिचर्स रहती हैं, क्या इसमें कुछ करने का मजा भी है? आज की डेट में तो होलसेल का कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है, क्योंकि 1.25% गवर्नमेंट मार्जिन देती है, उसमें से 2% टीडीएस चले जाता है। वो टीडीएस आपको 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मिलेगा। मतलब जब आप अगले टर्नओवर में उसे रिटर्न दाखिल करोगे उसके 4-5-6 महीने बाद, मतलब अक्टूबर नवंबर, 1.5 साल का प्रोसेस। हाँ, 1.5 साल का प्रोसेस है। बाकी कोई अलग से कोई मार्जिन है नहीं। और गवर्नमेंट ने लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी है, मतलब पर पेटी की फीस अलग से लगा दी है, एडिशनल लाइसेंस फीस करके। जो पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर रहती थी कि इस अंग्रेजी बियर के 38 लाख रुपए के समथिंग का था, अब वो हटा के पर पेटी पे कर दिया है। तो जैसे हम पिछली साल अगर हमने मान लो 38 लाख रुपए में 1 लाख पेटी बेची या 1.25 लाख पेटी बेची, तो अब वही पेटी हम जाके मल्टीप्लाई 8 रुपए पेटी, 9 रुपए पेटी का जो इम्पैक्ट होता है, तो उस हिसाब से गोदाम की लाइसेंस फीस 38 लाख से बढ़ के 1.25 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो 26-27 फाइनेंशियल ईयर की जो एक्साइज पॉलिसी आई है उसमें ठेकेदारों को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, नहीं, बल्कि लॉस का धंधा हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर 38 लाख रुपए का लाइसेंस फीस था होलसेल का। हाँ। इस साल इन्होंने 2 लाख रुपए की लाइसेंस फीस कर दी, 1.5 लाख की प्रोसेसिंग फीस कर दी। वो पहले भी थी 1.5 लाख की प्रोसेसिंग फीस, लेकिन अब क्या कर दिया कि जो एडिशनल लाइसेंस फीस है आईएमएफएल को 20 से 25 रुपए पर पेटी कर दिया है। तो वो जो इम्पैक्ट है वो 38 लाख की जगह वो 1 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। हाँ, बिल्कुल आराम से। तो मतलब वो 3 टाइम्स होगी लाइसेंस फीस पिछले साल से। तो सरकार ने सीधी तरीके से ना करके एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसको उल्टी तरीके से आपसे पैसा निकाल दिया। तो अब इसका मतलब था वो सब खत्म है, प्रॉफिटेबिलिटी बची नहीं। बट आप लोग बहुत पुराने धंधे में हैं तो बहुत नहीं, अगली साल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे होलसेल बंद भी हो जाएंगे। अच्छा। और मतलब कि अभी भी बहुत मतलब पहले जो स्टॉक रखते थे लोग उस हिसाब से स्टॉक भी नहीं मंगा पा रहे हैं। एक तो कैश एंड कैरी का धंधा है बिल्कुल। कंपनियों को भी बिल्कुल पहले कुछ क्रेडिट पे मिल जाता था, अब बिल्कुल कैश एंड कैरी का काम है। ओके, तो मतलब ये 26-27 में जैसे एक्साइज ने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पेमेंट लेने शुरू कर दिया, तो मॉडल चेंज हो गया। जैसे पहले ऑपरेशन क्या होता था कि आप रिटेलर आपको इंडियन फोन पे लिखवा रहा है और आपने उधार पे माल उसको दे दिया, 40 लाख का 50 लाख का उधार। अब रिटेलर को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक्साइज ड्यूटी भी डालनी पड़ती है और आपको शराब के पानी का पैसा, जिसको ईडीपी और टीसीएस कहते हैं, वो भी एडवांस देता है आपको। फिर आप वही पैसा कंपनियों को देते हैं। तो पैसा नीचे से आपके पास आया होलसेल के पास और होलसेल ने कंपनी को उतना ही पैसा दे दिया। फिर होलसेल को क्या बचा, वो 1.25%। होलसेल को 1.25% भी नहीं सर, जो पहले उधारी चल रही थी 31 मार्च तक, वो उधारी डंप हो गई। पहला रिटेलर दे नहीं रहा, क्योंकि वो कहते थे अब हमें माल के लिए पैसा चाहिए नगद में, तो वो सिर्फ वही पैसा दे रहा है जो आज की डेट में ले रहे हैं। पिछला जो 31 मार्च से पहला उधार था वैसे का एज इट इज अभी डंप है। तो इसका मतलब ये हो कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई और कंपनियों ने आप लोगों से वो पिछला पैसा भी ले लिया और आगे का कंपनियां तो माल ही नहीं दे रही ना, पिछला पहले कह रही है पिछला क्लियर करो, अच्छा फिर अगला लो। तो मतलब ये हो गया आप लोग की इन्वेस्टमेंट आप लोग के लेवल बढ़ गई। मतलब आज की डेट में अगर होलसेल चलाना हो तो कितने अमाउंट की जरूरत पड़ती है? जिस हिसाब से पेटियों का
सेल है उस हिसाब से अमाउंट लगाना पड़ता है। अगर मान लो आपकी 25,000 पेटी की इन अ मंथ की सेल है, बियर और एफिल मिला के, मतलब 25 हजार के खाली 25,000 25,000 दोनों मिला के, दोनों मिला के कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए चाहिए। और अगर 1 लाख पेटी होगी तो इसको मल्टीप्लाई पे 4 कर दिया जाए, मतलब 40 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट चाहिए धंधा करने के लिए। तो आप जैसे आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, जितना ज्यादा वॉल्यूम आएगा उतना ही ज्यादा आपको लॉस बियर करना पड़ेगा इस पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि 1.25% मार्जिन है, 2% टीडीएस जा रहा है, तो वो हमारा तो उल्टा जा ही रहा है। जब मिलेगा वो बाद की बात है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, रिटर्न दाखिल करेंगे, तो उसका लंबा प्रोसेस है। अभी तो मतलब कोई जो भी हम पैसा लगाएंगे वो माइनस होता चले जाएगा पूरे साल। तो ये धंधा तो बेसिकली डिसएडवांटेज हो गया बिल्कुल आज की डेट में, एडवांटेजेस रहा ही नहीं। कोई भी नया पर्सन अगर इस धंधे को करना चाहे तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं है। वॉल्यूम हाई है, रोटेशन हाई है, टर्नओवर बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी जो घर में हम लोग पैसा लेके जा रहे हैं नेट प्रॉफिट, वो हो सकता है घर से देना भी पड़े, फिलहाल तो देना ही पड़ेगा। वो बात की बात है, टीसीएस रिटर्न दाखिल करोगे कितने का मार्जिन शो करके क्या आता है क्या नहीं आता, वो चीज बात। टीसीएस बेसिकली टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स होता है। जब कंपनी बिल करती है होलसेल को तो 2% टीसीएस 2026-27 की पॉलिसी में ले रही है। 2026-27 से पहले जो 2025-26 की पॉलिसी थी उसमें 1% टीसीएस लगता था, अब 2% लगता है। तो 2% अगर 10,000 रुपए की पेटी है उस पे 200 रुपए का टीसीएस हो गया। बिल्कुल। अब ये जो टीसीएस है इसका भी बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि ये शराब का जो पैसा होता है उसको ईडीपी बोलते हैं, प्लस एडिशनल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको मिला के जो अमाउंट बनता है, मतलब ऑलरेडी जो आप एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हो, एडिशनल ड्यूटी पे कर रहे हो, उस पर भी 2% जा रहा है, सब पे लगता है, तो मतलब क्यूमुलेटिव कॉस्ट पे जाता है, टोटल कॉस्ट पे जाता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है कंपनी के लिए, होलसेलर्स के लिए, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया। मार्जिन जो थे वो भी सरकार ने जो एक्साइज डिपार्टमेंट का जो पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंगली वो भी इनकी पॉकेट से निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें FL2, FL2B और CL2, 3 तरीके के होलसेल्स हैं, 3 तरीके के लाइसेंसेस होते हैं होलसेल के। इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी किसमें है? क्या कोई ऐसा धंधा है? नहीं, सब में एक बराबर है, सब में एक बराबर है, सब में एक बराबर है। तो जैसे कंट्री लिकर में आज की डेट में एडिशनल लाइसेंस फीस 8 रुपए 55 पैसे पड़ती है, 95 पैसे पर बल्क लीटर के हिसाब से, और एक पेटी में 9 लीटर शराब होती है। बिल्कुल 45 पर हुए होते हैं 200 ml वाले, तो मल्टीप्लाई पे 45 इंटू 200 ml करेंगे 9 लीटर बन जाएगा। 9 इंटू 95 पैसे करेंगे तो 8 रुपए 55 पैसे की एडिशनल लाइसेंस फीस देनी पड़ रही है, जो कि आपकी पहले नहीं लगती। पहले एडिशनल नहीं थी, एक पूरा एक मुश्त पैसा चला जाता था, 28 लाख रुपए 30 लाख रुपए के समथिंग का हो जाता था। अब मान लो 30,000 पेटी बेच रहे हैं एक महीने में, तो 8 या 24 मतलब 2.5 लाख रुपए के हिसाब से उसकी लाइसेंस फीस हो गई। सरकार पहले 2 लाख रुपए तो ले रही है, 1.5 लाख रिन्यूअल के ले रही है, 3.5 ये हो गए, और 30,000 पेटी अगर हमने बेचते हैं तो 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से वो लाइसेंस फीस हो गई। अच्छा, मल्टीप्लाई इंटू 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम लोग देखें तो 8 रुपए 55 पैसे इंटू 30,000 पेटी की, तो 2,56,500 रुपए तो यही हो गए। हाँ, इंटू 12 कर लो, प्लस ये आ गया 30,78,000 रुपए, प्लस 2 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, प्लस 1.5 लाख रुपए वो जो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे सरकार लेती है, तो टोटल मिला के 34,28,000 रुपए बढ़े। पहले ये पड़ते थे 28 लाख रुपए। तो मतलब सरकार ने इन टोटलिटी घुमा, मतलब लोगों को ये बोल दिया कि मैंने तो होलसेल का बिजनेस 2 लाख रुपए में कर दिया, लेकिन वो घुमाकर पैसे ज्यादा ही जा रहे हैं। ये मोटा मोटी 30,000 पेटी का, अब कोई होलसेल पहले 50,000 बेचता था, आज भी 50 बिक रहा है, तो वो पड़ेगा जाके 50 लाख रुपए का। तो 30,000 पेटी जो महीने का बेच रहा है उसका 32-33 लाख रुपए का है। ये 34,28,000 बैठा है 30,000 पेटी, और जो 50,000 बेचेगा उसका 54-55 लाख रुपए का, उसी रेशो में बढ़ते जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्साइज ने जो पॉलिसी बनाई है वो वॉल्यूम लिंक्ड, इन्होंने एडिशनल लाइसेंस फीस कर दी, जिससे कि अब आप लोग का प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा श्रिंक हो गया कंट्री लिकर में भी। उसके लिए तो फायदा है जो पेटियां पहले कम बेचता था, जो मान लो किसी ने 10,000 पेटी बेची उसको भी 28 लाख देने पड़ते थे, और जिसने 50,000 बेची उसे भी 28 लाख रुपए देने पड़ते थे। अब 10,000 वाले को तो फायदा है, 50,000 वाले को नुकसान हो गया।
इससे एक चीज ये देखी जा सकती है कि इसका मतलब वॉल्यूम जो है, अब एज अ होलसेलर आप अपनी दुकानों को पहले फीड करोगे, प्राइवेट दुकानों को कम फीड करोगे, तो वो जो होलसेलर पहले 10,000 पेटी या 4,000 5,000 पेटी बेच रहा था, उसके लिए एडवांटेज हो गया कि अब उसके लिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जो पहले लॉस में जा रहा था वो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत आया, मतलब कुछ लिटिल मार्जिन उसका जो आएगा, वो जिसकी सेल नहीं थी ना, उसे जो CL2 लेके बैठा था, जो 28 लाख में लेके बैठा था, 2 लाख रुपए में लेके बैठा है, उसकी सेल ना होगी तो कोई बात नहीं, 2 का नुकसान जाएगा। वहाँ 28 का ही जाता, 28 में से भाई 8 लाख रुपए के मार्जिन की बिकली, 20 का नुकसान है। छोटे जिसकी सेल नहीं है उसके लिए फायदा, जिसकी सेल है उसके लिए नुकसान है। ओके, तो कंट्री लेकर में हम लोगों ने ये समझा निष्कर्ष में कि जिसका पास पहले वॉल्यूम नहीं था, आज वो वॉल्यूम कर पा रहा है और बहुत कम अमाउंट का मार्जिन वो ले पाएगा। तीनों में यही पॉलिसी है, FL2B में भी और FL में भी। मतलब जिनके पास पहले काम नहीं था, आज उनके पास काम मिल जाएगा और थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट कमा लेंगे। पहले कंपनीज का क्या सपोर्ट रहता था और आज के कंपनीज का सपोर्ट है? कंपनी पहले क्रेडिट पे देती थी, अब कैश एंड कैरी है। तो मतलब कंपनीज का भी सपोर्ट खत्म हो गया और उन्होंने अपना पिछला पैसा भी आप लोगों से ले लिया। तो अब आप लोगों की जो पहले इन्वेस्टमेंट कम थी, अब वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो अब इसको और दूसरे तरीके से देखा जाए तो आपके अगर इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ की है भैया, तो 40 करोड़ का 1% लगाया जाए तो लगभग वो 40 लाख रुपए महीने का बैठा। तो क्या आप लोग 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमा पाते हो साल में? नहीं, क्योंकि अगर आपने ब्याज ही नहीं कमाया नहीं तो फिर आगे आपने धंधे में कुछ मार्जिन ही नहीं किया। बात क्या है ना, होलसेल लेने का ये कि लास्ट ईयर की उधारी हमारी फंसी हुई है बाजार में, वो धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो जैसे अब इस साल में खत्म हो जाएगी, तो उस हिसाब से धंधा भी कम करके अपना काम खत्म करेंगे। कोई मतलब इतना बड़ा अब कोई रहा नहीं है, 7% मार्जिन में कुछ बचता नहीं है। स्टाफ भी रहता है, क्या रेंट भी है, गोदाम का सब चीज़ें हैं, तो बाकी भी खर्चे हैं, लाइट का है और तमाम खर्चे रहते हैं, तो उस वजह से फिर कोई मार्जिन ऐसा है नहीं। एक तरीके से अगर समझा जाए तो होलसेल का बिजनेस खत्म होने के कगार पर आ गया। जिनका काम बड़ा था, जिनका छोटा काम था, हाँ, वो सर्वाइवल हो गया उनके लिए कि हाँ हम लोग थोड़ा बहुत मार्जिन करके हम लोग सर्वाइवल पर आ गए। प्रॉफिट होने भी नहीं है, प्रॉफिट होने नहीं, बस नुकसान जो पहले हो रहा था भाई, जो 28 लाख रुपए या 30 लाख रुपए की लाइसेंस फीस है, उसमें पेटी आप बेच रहे हो 5,000, अब 5,000 पेटी पे पैसा लगेगा। और पहले जो है वो सेम था सबके लिए, चाहे वो 50,000 बिके, चाहे 1 लाख बिके, चाहे वो 1,000 पेटी बिके। तो ये है कि छोटे वाले जो जिनकी पेटियां नहीं बिकती थी, वो उनका लॉस खत्म हो गया एक तरीके से। मतलब वो ब्रेक इवन या थोड़ा सा मार्जिन कमा के निकल जाएंगे। लॉस आप लोगों का 2 लाख रुपए का, अगर नहीं बेचते तो 2 लाख जाएंगे, और बेचते हैं तो लाइसेंस फीस देनी है जितनी। आप लोग का जैसे बड़ा काम है तो आप लोग को ज्यादा फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स। जिनका छोटा काम था वो अपने ब्रेक इवन से थोड़ा सा प्रॉफिट कमा, क्योंकि आपका सेटअप बड़ा है, आपके खर्चे ज्यादा है, उनका सेटअप छोटा है, उनके खर्चे कम है। तो बेसिकली खर्चे कंट्रोल करने वाली बात है। लाइसेंस फीस के खर्चे हैं, अब तो लाइसेंस फीस बची 2 लाख रुपए। लाइसेंस फीस के तो लाइसेंस फीस का तो मोटा खर्चा वही था पहले, तो अब ये सबके लिए 2 लाख रुपए है। अच्छा, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं भैया। चलो होलसेल का बिजनेस समझ में आ गया कि वो आज की पॉलिसी के हिसाब से यूपी में प्रॉफिटेबल नहीं बचा, तो क्या रिटेल में कुछ जान है धंधा करने के लिए? हाँ, रिटेल में ठीक है। रिटेल में तो ऐसा ना, रिटेल में तो सेल इंक्रीज होती है हर साल वाइज से, लाइसेंस फीस भी इंक्रीज होती है, उससे मैच कर जाती है, तो कोई दिक्कत है नहीं। रिटेल में ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा तो कोई लेगा ही क्यों? ठीक बात भाई, किसी को अगर नुकसान पड़ेगा, होलसेल पहले के बराबर मार्जिन नहीं है पर मार्जिन है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि 15 लाख रुपए की लाइसेंस फीस की दुकान है जी, तो उसमें आप साल भर में कितना पैसा कमा पाते हो और क्या क्या खर्चे उसमें फेस करने पड़ते हैं? हर लाइसेंस फीस से मतलब नहीं है, दुकान के पॉइंट से मतलब है। मतलब अगर लाइसेंस फीस 15 लाख है और दुकान की सेल 60,000 आ रही है, तो अपना खर्चा पानी वो निकाल देगी, मतलब कि एट पार हो जाएगी, ब्रेक इवन पे निकल आएगी। अब वही लाइसेंस फीस 15 लाख है, दुकान की सेल 1 लाख है, तो वो प्रॉफिट देगी। लगभग कितना प्रॉफिट देगी? तो मोटा मोटी 10% का मार्जिन रहता है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि अगर वो 1 लाख रुपए पर डे के, तो 10 साल में 5 से 7 दिन बंद भी रहती है, तो 360 दिन ही मान के चलो दुकान खुलती है, तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए की सेल, उस पर 10% का मार्जिन 36 लाख रुपए आ गए। उसमें 36 लाख में खर्चे आ जाएंगे, लाइसेंस फीस हो गई, दुकान का रेंट हो गया, सेल्समैन की सैलरी हो गई, बिजली पानी का खर्चा हो गया, चाय पानी का खर्चा हो जाता है। बस
ठीक है, तो मतलब उसको कुल मिला के 5-7 लाख रुपए ही बच पाते हैं दुकान पर, कुछ ज्यादा मार्जिन नहीं आता। ये तो मार्जिन तब है कि आप थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम कर रहे पा रहे हो, सेल अच्छी आ रही है, आपकी 2-3 दुकानें हैं या आपके रिश्तेदारों के नाम जो दुकानें आप चला रहे हो, अगर वहां से कुछ 10-12 दुकानें हैं तो 5-6 लाख रुपए करके आपका 60-70 लाख रुपए बन जाता है, जो कि आपकी एक महीने की, साल की इनकम आ जाती है। अदरवाइज तो इस धंधे में जान ही नहीं बची। तो कंपनी में कोई सपोर्ट रहता है नहीं, रिटेल लेवल पर कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं, दुकानें बनाने का, रैक का? फिलहाल तो सब एक आध कंपनी बना देती है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि सारी दुकानें सब हमें ही लगाना पड़ता है। अच्छा, कोई रेंटल उंटल भी नहीं मिलता दुकानों में? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, सब बंद हो गया। पहले पिछले साल भी नहीं था। अच्छा, तो एज पर द एक्साइज पॉलिसी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, जो कंपनियों के सपोर्ट सिस्टम रहता था वो खत्म हो गया। मेन मार्जिन वहीं से ही था, अगर वो नहीं रहेगा तो मार्जिन ही नहीं है, धंधे में जान नहीं है। अब वॉल्यूम के साथ में अगर 2-3% कंपनियों का सपोर्ट मिल जाए तो वॉल्यूम अच्छा करने पर बहुत अच्छा मार्जिन आ जाता है। मान लो आप 400-500 करोड़ का धंधा कर रहे हो, 500 करोड़ पे आपका 2% प्लस कर लिए जाए तो आपका 10 करोड़ बच जाता है। लेकिन वो तब है जब कंपनी सपोर्ट करे। एज पर द एक्साइज पॉलिसी, जो पेज नंबर 65 पर पॉइंट नंबर 45 है, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनी होलसेल पर प्राइमरी रिबेट नहीं दे सकती, होलसेलर रिटेलर को कोई सेकेंडरी रिबेट नहीं दे सकता, और कंपनी भी अपना माल बेचने के लिए सेकेंडरी रिबेट नहीं दे सकती। तो जब इस तरीके का प्रावधान नहीं है तो फिर सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाता है, जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। ये है कि लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे धंधे का, तो वो इसी में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है। और भैया, और आपको क्या लगता है कि इस धंधे में कोई एडवांटेज आपको लगता है? तो चलो हम लोग नेगेटिव बातें करें कि नेगेटिव चीजें हैं अभी इस पॉलिसी में। एडवांटेज यही है सर, कैश एंड कैरी का है अपना फिलहाल जो पॉलिसी है। तो होलसेल में ज्यादा मतलब अगर कोई भी लेगा माल तो पहले पैसे देगा। रिटेल का है ही, आपको डेली की डेली कैश आएगा, मतलब कोई उधार वाला सिस्टम नहीं है। रिटेल में तो बिल्कुल पहले से ही नहीं था, ठीक बात। अब होलसेल में भी नहीं है। बस दिक्कत यही कि जो पहली आपकी जो क्रेडिट फंसी हुई है, जो उधारी रिटेलरों पे है, बस वो निकला। तो कहने का मतलब हो गया, नीचे कंज्यूमर आपको कैश एंड कैरी टेक अवे शॉप्स हैं, रिटेल को, हाँ, रिटेल पर जो है टेक अवे शॉप्स मतलब कंपोजिट शॉप्स पे जाते हैं, कस्टमर पैसे देते हैं, अपना सामान ले लेते हैं, तो आपके पास कैश आ गया। मॉडल शॉप में बैठ के लेते तो मॉडल शॉप में आते से कुछ जो थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाता होगा, वो तो अलग चीज है। मॉडल शॉप का तो वो कैंटीन होती है, कैंटीन वाला रखा जाता है, उससे आता रहता है, उससे कोई पैसा। तो नीचे से पैसा कैश आ गया, कैश होलसेलर के पास आता, कैश भी नहीं है सर अधिकतर। अब आजकल पेटीएम और उसका जमा, तो अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ही ज्यादातर आता है। अगर हम लोग बात करें तो कितना परसेंट जो पैसा है वो अकाउंट में जाता होगा सर? आज की डेट में 60 से 70%। तो बहुत ही बढ़िया हो गया, ज्यादा कैश को हैंडल करने की दिक्कतें नहीं होगी। पेटीएम पहले डर ज्यादा रहता था, यूपीआई वगैरह जब से चला है ना, जब से बहुत, तो अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। बट इसमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे, जैसे मैंने कई बार सुना था कुछ लोगों से कि उसमें भी स्कैम हो जाता है और अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। उसका भी एक है कि आदमी ने स्कैन कर दिया, वही 2 घंटे बाद कंप्लेंट कर देता है। अच्छा, कस्टमर ही। तो उससे क्या होता है कि वो हमारा खाता ही सीज कर देते हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके 200 रुपए 400 रुपए के चक्कर में, 1000 रुपए के चक्कर में हमारा खाता सीज हो गया। अब ना बैंक वाले ना तो पैसा जमा तो कर सकते, निकाल नहीं सकते उसमें से, और आगे के पैसे जमा होते रहते हैं। हाँ, आगे के पैसे जमा होते रहते हैं। फिर उसका डिसीजन करो, डिसीजन क्या होता है, हम ही कहते थे भैया इसके पैसे गलत आ गए, चलो इसे, हमें तो खाता खुलवाना है। एक दुकान के 10 खाते थोड़ी ना होते हैं, ठीक है भाई लाइसेंसी के नाम से खाता है तो वो ही रहता है। तो उसका कई बार ऐसा भी हो जाता है, लोग 200, 400, 500 रुपए के लिए लोग फ्रॉड करते हैं, आपको लॉस फेस करना पड़ता है। और बहुत सारी ऑनलाइन मेंटल सबसे बड़ी दिक्कत है, मेंटल प्रेशर और ज्यादा हो जाता है कि बैंक का अकाउंट क्लोज हो गया और उससे आप अकाउंट से पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। बैंक वाले खोल ही नहीं पाते हैं, ये तो वहाँ जो साइबर वाले हैं उनसे मेलबाजी करके वो लास्ट में यही होता है कि हमें वो पैसा वापसी देना पड़ता है। तो साइबर क्राइम से इसकी पैसे आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करके लेटर देकर। और वो भी उसमें मतलब कि जैसे किसी के अभी एक 30,000 रुपए की शराब ले गया था एक आदमी, और उसने शाम को कंप्लेंट डाल दी। अच्छा, तो जानते नहीं थे, तमिलनाडु का, उसका तमिलनाडु में कंप्लेंट करी, 6 महीने खाता बंद रहा, 20-22 लाख रुपए उसमें पड़े थे। और उसके बाद उसे अब मार्च में हुआ है,
अक्टूबर या सितंबर का लगा हुआ, मार्च में जाके क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज मेरे को भैया पूछनी है आपसे, जैसे आपने बताया कि 20-22 लाख रुपए आपके उसमें फंसे रह गए, तो आपके पैसे का रोटेशन तो हुआ ही नहीं। नहीं, वो तो फंसे रह गए। हाँ, तो पैसे का रोटेशन नहीं हुआ, वो तो मार्जिन भी नहीं आया होगा। फिर दूसरा खाता खुलवाया, दूसरा खाता चालू करवाया, उससे अपना काम चलाया। अब ये वाला भी खाता खुल गया, तो सबसे बड़ी कहने की बात ये कि जो मार्जिन है वो तभी आ सकता है जब 1 रुपए को आप 100 बार घुमाओगे। 100 बार मतलब सेल के ऊपर है। अगर आपने पैसा नहीं घुमाया तो आपका मार्जिन ही नहीं आएगा, आप लॉस में चले जाओगे, अपने पैसे तोड़ लोगे लास्ट में। जो वाइट का पैसा है वो आपका माइनस में चला जाएगा, कम हो जाएगा। रिटेल का यही है, जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट। अच्छा, होलसेल का तो जितनी ज्यादा सेल है उतना ज्यादा नुकसान। अच्छा, आप कुछ ऐसा कोई पॉइंट बता सकते हैं, मान लो 10 लाख रुपए की लाइसेंस फीस वाली दुकान है, उसका ब्रेक इवन कितने पे निकलता होगा? सर 3 गुना सेल पे। 3 गुना सेल पे, मतलब अगर 10 लाख की दुकान है तो 30,000 रुपए। 30,000 ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ भैया के थ्रू, क्योंकि भैया ने 2004 से रिटेल का काम किया, 2011 से भैया देसी शराब का गोडाउन भी चला रहे हैं, 2018 से इनके पास IMFL का भी काम है। IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जो कि अंग्रेजी शराब का गोडाउन होता है, प्लस बियर का गोडाउन और देसी का गोडाउन, तीनों गोडाउन है आज भी भैया के पास पिछले 8 साल से, और ये 9वां साल है जो कि इस पॉलिसी में भैया ने कंटिन्यू करा है। तो उन्होंने जो ये बताया ना आपको कि जो लाइसेंस फीस है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो तो आपको उतना डेली सेल होनी चाहिए, तभी आप रिटेल में, तो आप ब्रेक इवन ब्रेक इवन पर आप बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उसे मल्टीप्लाई बाय 4, 5, 6 जो भी कर पाते हैं तो वो आपका आगे आपका प्रॉफिटेबिलिटी जुड़ती चली जाएगी। उसमें भी है कि खर्चे 3 गुने पे ये है कि शहर में जैसे किराया किसी दुकान का 1 लाख रुपए है तो वो नहीं पार कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि खर्चे के ऊपर भी है, नॉर्मल 4-5 हजार 7 हजार रुपए दुकान का किराया है, अच्छा, तो कर जाएगी। बट शराब की ठेके के नाम से 4-5 हजार में दुकान मिल जाती है, देहात में मिल जाती है, शहर में नहीं मिलती। लोग एक्सप्लॉइट बहुत करते हैं इस धंधे। शहर में तो मतलब कि अगर नॉर्मल दुकान कोई अगर 20,000 की उठ रही होगी तो उसे 1 लाख रुपए मांगेंगे शराब से। तो इसका मतलब आप लोगों का एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहले तो रेंट के लिए कमाना पड़ता है, पहले वो कह देते हैं कि शराब के लिए देंगे नहीं, फिर पैसे ऐसे मांगते कि फिर उनका धर्म सही हो जाता है, पैसे लिए अपने काम करता हूँ। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और हमारे व्यूअर्स को भी सीखने को मिली, हमने भी बहुत कुछ सीखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार आपसे। नमस्कार। नमस्कार।